हेलो, गुड इवनिंग। जो हमारा चैप्टर चल रहा था उससे आगे बढ़ते हैं। पार्ट टू कवर करते हैं इसमें। और ये हमारा जेआईबी में मॉड्यूल डी में जो एएफबी का मॉड्यूल डी है उसका यूनिट नंबर 25 चल रहा है। और इसमें हम लोग एडवांसेस के बारे में बहुत सा लोन्स एंड एडवांसेस के बारे में बहुत सारी बातें जान चुके हैं। उसके आगे कवर करते हैं। चलिए देखिए। तो हम लोग प्लेज वगैरह के बारे में पढ़ चुके थे। अब थोड़ा सा हाइपोथिकेशन के बारे में। Goods hypothecated in the godown where goods not hypothecated are। तो पहले हमने पढ़ा था कि कुछ सामान ऐसा है जो प्लेज है, कुछ सामान ऐसा है जो प्लेज नहीं है। यहाँ हम वो पढ़ेंगे जहाँ पे कुछ सामान हाइपोथिकेटेड है और वहीं पर आपका हाइपोथिकेटेड गुड्स भी रखा हुआ है। तो वहाँ पे क्या है कि ये एडवाइस नहीं किया जाता है कि वो सेम गोडाउन में रखे जहाँ पर कुछ सामान हाइपोथिकेटेड है, कुछ गुड्स हाइपोथिकेटेड नहीं है। नहीं करना चाहिए। These precautions are necessary because the risk that the value of insurance of good may रिकॉर्डिंग be स्टार्ट affected। नहीं हुआ था सर? है। रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुआ है? ठीक है। थैंक यू। तो हाइपोथिकेटेड गुड्स वहां पर नहीं रखना चाहिए जहां पर कुछ ऐसी गुड्स रखी गई हैं जो कि हाइपोथिकेटेड नहीं है। और इसमें प्रॉब्लम वहीं पर आती है जब इंश्योरेंस क्लेम की बात आती है। तो उसमें एवरेज क्लॉज लग जाता है कि कुछ ऐसा सामान भी वहां रखा हुआ है जो इंश्योर्ड नहीं है। तो वहां पर फिर दिक्कत आती है। ठीक है। दिस इज ऑल्सो द डेंजर ऑफ क्लेम अंडर द इंश्योरेंस फेलिंग इफ गुड्स अनइंश्योर्ड आर हैजार्डियस। मीन जो अनइंश्योर्ड है वो हैजार्डियस है। तो वो ये कह सकता है कि भाई आपका ये चीजें इसकी वजह से वो है। और दूसरा, कंपनीज डू नॉट अंडर राइट इंश्योरेंस और अंडर राइट इट वेरी हेवी प्रीमियम। मीन्स वहां पर वो या तो कह देगी हम इसका इंश्योरेंस नहीं करते, या वो कहेगी कि मैं प्रीमियम काफी ज्यादा लूंगी। ठीक है। इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स जो गुड्स स्टॉक्स होता है, तो उसमें आप गोडाउन वगैरह में जो भी इंस्पेक्शन कर रहे हैं, इसमें मैं केवल एक बात आपको बोलना चाहूंगा। नॉर्मल तो कॉमन सेंस से सारी बातें आप ध्यान रखें। एक बात यह है कि कब स्टॉक का स्टॉक ऑडिट कराते हैं, कोई बता सकता है? स्टॉक ऑडिट। सर 1 करोड़ से ऊपर होने पर। और बताओ कोई। पता नहीं इसमें दिया है नहीं दिया है। 5 करोड़ सर। हाँ, 5 करोड़। इसमें दिया नहीं है। पाँच लेकिन एक पॉइंट है करोड़ कि 5 करोड़ और अबाउ से अगर कोई स्टॉक दिखाता है वो, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा? स्टॉक ऑडिट कराना पड़ेगा। ठीक है। उससे कम के सीएसए स्टॉक में आप कर सकते हैं। ऑडिट कराना। और जो भी आप स्टॉक देखने जाएं, तो वहां पर जो स्टॉक का रजिस्टर है उसमें वो मेंटेन होना चाहिए। आपके पास जो स्टॉक स्टेटमेंट दिया हुआ उससे रिजेंबल होना चाहिए। जो चीज़ें वो वहाँ कह रहा है वही चीज़ें यहाँ कह रहा है। क्वांटिटी, क्वालिटी एंड द वैल्यू, वो सब कुछ है जो ऐसा स्टॉक रजिस्टर में है वैसा ही मेंटेन होना चाहिए। ठीक है। In the case of stock is verified on a date other than the one which stock statement relates, the stock with the party will not tally due to sales न्यू परचेज। तो अगर आप सेम डेट में नहीं करोगे तो कह देगा साहब कल तो थी आज बिक गई। इन सच केस फर्स्ट द स्टॉक शुड बी मेड अप टू डेट बाय एडिशन। और तो वहां जा करके आप कहेंगे भाई इस स्टॉक स्टेटमेंट में वो चीजें प्लस माइनस कर दो। ठीक है। वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू चेक ऑल द आइटम मेंशन्ड इन द स्टॉक। मैं आपको एक अपना केस दिखाता हूँ, सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ कि मेरे ब्रांच मैनेजर ने मुझे भेज दिया कि जाइए एक कंपनी को फाइनेंस, उसको शुगर फैक्ट्री का क्रेशर था वो, उसको हम फाइनेंस कर रहे हैं। ठीक है। और
उसके पास जमीन में बहुत बड़े बड़े टैंक लगे हुए थे। उन टैंक में क्या भरते हैं, गन्ने का रस भर देते हैं ना, इसको सीरा बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको, सीरे को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? शुगर कैन, शुगर है? कैन, शुगर कैन। नहीं, शुगर नहीं, कुछ और बोलते हैं, मेलेसिस बोलते हैं शायद, क्या बोलते हैं? मोलासिस तो सर वो होता है जो मेरे ख्याल से वेस्ट निकलता है जो गन्ने का हाँ, शायद। वो कुछ उस सीरा ही बोलते हैं उसे, मोलेसिस ही बोलते हैं शायद। तो वो वहां पे स्टॉक था और वो भी सेल होता है, पता है आपको ना, उसके भी सेल होती है। तो वो जब मुझे दिखाने लगा कि साहब हमारे ये 15 टैंक हैं और एक एक टैंक जो है 10,000 लीटर का है और इसमें हमारा वो भरा हुआ है, ठीक है। तो उसको जब हम वो करने की बात आए, तो उसको करने के लिए उन्होंने एक एक डंडी सी, कि देखो साहब इतना गहरा है ये और इतना विड्थ है, ऐसे करना तो बड़ा मुश्किल सा था उस सब चीज़ों को चेक करना, ठीक है। तो बहुत कॉशियसली चेक करना चाहिए। वेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू चेक ऑल द आइटम मेंशन स्टॉक्स एज में as many as possible may be thoroughly checked. Such items should, however, cover a large proportion of the value. मतलब ऐसा कुछ कह रहे कि अगर 10 लाख का आइटम है, तो अगर आपने 7 लाख का वेरीफाई कर लिया है, तो बाकी आप आइडिया सा लगा सकते हैं, ठीक है चलो इतना होगा, है ना। द आइटम चेक्ड इन प्रीवियस इंस्पेक्शन, तो यहाँ पर एसरटेन करने के लिए प्रीवियस पीरियड में जो इंस्पेक्शन हुआ है उसको थोड़ा सा देख लेंगे। द वैल्यू ऑफ द वेरियस आइटम्स shown in the previous statement, items which are not checked and which therefore have to be checked during the current inspection, ठीक है। While inspecting the hypothecations accounts of corporates and other big borrowers, ABC analysis approaches should be followed and borrowing units system of keeping record and control over stock and, तो ये सब चीजें जो है आपको पूरा सब कुछ देख के, बड़े बोरोवर हैं, पूरा एनालिसिस करके आपको करना चाहिए, ठीक है। इंस्पेक्टिंग ऑफिशियल शुड ऑल्सो कमेंट ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट, क्या है, मूवमेंट ऑफ स्टॉक। ही शुड स्टेट वेदर द मूवमेंट ऑफ स्टॉक इज सेटिस्फैक्ट्री एंड इज इन लाइन विद द प्रोजेक्शन एक्सेप्टेड एट द टाइम ऑफ सैंक्शन, कि जो जितना सेल परचेज हो रही है उतना स्टॉक इन और आउट हो रहा है जितना कि उसने प्रोजेक्टेड में दिया था। इफ देयर इज प्रॉपर टर्नओवर ऑफ द स्टॉक विद नो क्वालिटी डिटोरेशन, द मार्केटेबिलिटी ऑफ गुड इज एस्टेब्लिश, तो बिना क्वालिटी के अगर टर्नओवर स्टॉक हो रहा है तो इसका मतलब ठीक है। इट हैज टू बी सीन दैट नॉट ओनली स्टॉक्स, किसके वहां से आवाज आ रही है? It has to be seen that not only stocks in their entirety but all variety of, वो मतलब कह रहा है कि हर वैरायटी को आपने पूरा प्रॉपरली चेक कर लेना है। इन केस द अनसेटिस्फैक्ट्री मूवमेंट होता है तो उसको आपको उसका रीजन फाइंड आउट करना। एज ऑफ स्टॉक, कितना पुराना स्टॉक है। इफ द गुड्स आर नॉट ओरिजिनल पैकिंग ऑफ मैन्युफैक्चरर एंड आर रीपैक्ड, दोज शुड नॉट बी टेकन एज सिक्योरिटी। मीन्स वो दूसरे को स्टॉक को रीपैक कर करके अगर वो कर रहा है तो उसको आप स्टॉक नहीं माने। किस तरह का स्टोरेज किया हुआ, मोड ऑफ स्टोरेज। एनी अनप्लेस्ड अनहाइपोथिकेटेड स्टॉक्स stored or not, accessibility of godown, custody of godown key, godown rented in bank's name or borrower name, regularity in payment, तो ये सब चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। स्टाफ अकाउंटेबिलिटी, अगर बैंक में कुछ गड़बड़ होती है तो स्टाफ की क्या जिम्मेदारी वहां रही, तो उसमें क्या है, फेलियर ऑफ द बैंक्स टू कंडक्ट पीरियडिकल इंस्पेक्शन, तो कंसीडर टू बी सीरियस लैप्सेस इन देयर पार्ट, मीन्स अगर कोई अकाउंट एनपीए होता है तो आप जब 3-4 साल बाद जब जाते हैं तो कुछ नहीं मिलता है, लेकिन वो जब ब्रांच मैनेजर था वहां पे, जब अकाउंट ठीक चल रहा था, तो उसके बाद अगर वो गैप करता है इंस्पेक्शन में तो ही ये चांसेस आते हैं। तो कहते हैं उसको, उसमें स्टाफ की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि कब से ये प्रॉब्लम आई। द इंस्पेक्टर आर अकाउंटेबल फॉर क्या, प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी ऑफ द स्टॉक इंस्पेक्ट, कि उसकी शुद्धता और बिल्कुल प्योरली वो देखना है कि वो वही चीज है और एक्यूरेटली है, तो वो देखना है।
दूसरा पिन पॉइंटिंग द अगर उसे कोई इरेगुलरिटी दिखाई देती है इंस्पेक्शन के दौरान तो उसे मेंशन करनी। चार्जेस फॉर इंस्पेक्शन, अगर चार्जेस की बात आती है तो बैंक को वो चार्जेस लेने पड़ते हैं, जैसे इंस्पेक्शन चार्जेस नाम होता है वो लेता रिकवर करता है, ठीक है। गोडाउन स्टोरेज और डिलीवरी चार्जेस, तो जैसा भी एप्लीकेबल होगा, एक्चुअल कन्वेंस चार्जेस ऑफ द गोडाउन कीपर एम्प्लॉय, तो जो भी आपका एम्प्लॉय या गोडाउन कीपर वहां जाके उस गोडाउन में चेक करता है, कुछ करता है, तो उसका टीए बिल जो है वो भी उसी से लिया जाता है बोरोवर से, ठीक है। गोडाउन कीपर की सैलरी भी। गोडाउन चार्जेस every month, go down charges which will also include the inspection charges in all advance account against the goods should be recovered from the borrower and credited to general charges account। means जो आपका इनकम हेड होता है चार्जेस वाला, क्योंकि आप उसका खर्चा भी वहीं से करते हैं, ठीक है। ये वर्ड पहले भी आया था, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। तो आरबीआई ने क्या कर रखा है, कुछ ऐसे आइटम हैं जिनको स्टॉकिंग करना मना है, ठीक है। जैसे शुगर का स्टॉक नहीं रख सकते हैं, ठीक। तो कुछ चीजों का जिनका स्टॉकिंग नहीं करना है, तो अंडर दीज विजन द मेन कमोडिटी कवर आर पल्सेस अदर फूड ग्रेन, ठीक है। उनके लिए बोला इंक्लूडिंग व्हीट, पैडी, वेरियस टाइप ऑफ ऑयल सीड्स, ग्राउंडनट, रेप सीड, मस्टर्ड, ये सारी चीजें जो है इन चीजों के लिए, इन चीजों को सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में रखा हुआ है। द डायरेक्टिव्स इश्यूड बाय द आरबीआई और चेंज मेड देयर ऑन टाइम विल बी एडवाइज बाय हेड ऑफिस, ठीक है। तो ये जो है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में रखी गई है आइटम, ठीक है। एंड दे शुड बी फॉलोड मेटिकुलसली, द चार्ट्स शुड बी केप्ट अप टू डेट, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट देखो, आरबीआई इट एक्सरसाइजेस सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल ऑन कॉमर्शियल बैंक्स बाय टेकिंग रेस्ट्रिक्टिव मेजर अंडर डायरेक्टिव्स, मतलब कुछ उसमें रोक लगी होती, कितना तक कर सकते हैं। अब वैल्यूएशन ऑफ शुगर स्टॉक कैसे करते हैं, unreleased stock of levy sugar charged to the bank as security by the sugar mills shall be valued at levy price fixed by the government। तो इसमें क्या होता है, शुगर प्रोडक्शन तो होता है 6 महीने, लेकिन स्टॉक रहता है पूरे साल भर तक। तो शुगर फैक्ट्री वो स्टॉक रखती है, ठीक है। तो उस मामले में ये कह रहा है कि उसकी जो प्राइस होंगे, जो गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स किया उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे वैल्यू। Unreleased stock of free sale sugar, including buffer stock of sugar charged to the bank security sugar mill, shall value the average price। तो जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रखा हुआ है, गवर्नमेंट ने अपना लेवी करके रखा हुआ है कि इतना मेरे को चाहिए, उस शुगर के लिए तो प्राइस जो गवर्नमेंट के लेवी प्राइस होगा वो, और कुछ ऐसा शुगर है जो लेवी पे नहीं है तो उसके लिए एवरेज प्राइस करेंगे, और पिछले 3 महीने के जो एवरेज प्राइस है उसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इंस्ट्रक्शन with regard to margin, level of advance rate of interest, manager should also bear the following point। क्या क्या चीजें कि वो मार्जिन वगैरह कैसे रखना है उसके बारे में बात कर रहा है। तो सब सेलेक्टिव क्रेडिट करना, उससे ज्यादा तो करना ही नहीं है आपको। बैंक्स आर ऑथराइज्ड टू एडवांसेस by way of purchase of demand documentary bill arising out movement of the commodities covered under selective credit control। Such facilities are to be extended only to the facility genuine movement of goods। Bills tender for purchase should be accompanied by document title of good railway receipt। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जब भी आप कोई ऐसा सामान के अगेंस्ट में कोई बैंक फाइनेंसिंग कर रहे हैं, तो अगर वो बिल्स देता है तभी आप उसके अगेंस्ट में वो फाइनेंस करेंगे, और बिल्स के साथ रेलवे रिसीट, लॉरी रिसीट या कोई भी चीजें हैं जो ट्रांसपोर्टेशन को प्रूफ करती है वो होनी चाहिए। विजांस बिल वो होते हैं जिसका पेमेंट कुछ टाइम बाद किया जाता है। कवरिंग गुड्स अंडर सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल शुड नॉट बी डिस्काउंटेड एक्सेप्ट इन सच केस वेयर आरबीआई हैज स्पेशली अथॉरिटी। मीन्स वो कह रहा है कि कोई ऐसे इन आइटमों के अगेंस्ट में कोई बिल लेके आता है और आपको डिस्काउंट करने को बोलता है तो आप नहीं करेंगे जब तक आरबीआई ने स्पेशली इस बात को ऑथराइज ना किया हो। बैंक शुड नॉट ओपन इनलैंड एलसी प्रोवाइडिंग ए क्लॉज देयर इन विच एनेबल अदर बैंक टू डिस्काउंट। तो कोई ऐसी एलसी को भी वो
क्या नहीं करेगा, उस ऐसी एलसी को भी ओपन नहीं करेगा जिसमें सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के गुड्स की के डीलिंग हो रही हो। अदर देन परचेजिंग डिमांड डॉक्यूमेंट्री बिल्स, नो अदर क्रेडिट फैसिलिटी शुड बी ग्रांटेड। मीन्स उनको डिस्काउंट नहीं करेंगे, लेकिन उनको परचेज कर सकते हैं। और परचेज करने के लिए क्या होता है, परचेज वो बिल होते हैं जो क्या हो चुके हों, क्या हो चुके हैं, जो ड्यू हो चुके हो। ड्यू हो ठीक है। चुका No credit facility should be granted borrower dealing in commodities under the selective credit control, which would directly or indirectly defeat the purpose of the directive। मतलब कोई भी ऐसा फैसिलिटी दे रही है जो देनी है जो आरबीआई के डायरेक्शन के अनुसार पर्पज को डिफीट करती हो। ठीक है। Since the granting of clean advances to borrower under category will be contrary to the spirit underlying the RBI, clean advances should not be granted at such parties. However, the bank are authorized to Reserve Bank of India to grant following type of clean credit facility। क्या क्या चाहिए, बैंक ड्राफ्ट कोई परचेज करने आता है, परचेज ऑफ थर्ड पार्टी चेक, टीटी परचेज फैसिलिटी, तो इनके लिए तो कर सकता है वो कौन सा, क्लीन क्रेडिट। क्लीन क्रेडिट का मतलब ये है कि जैसे किसी ने आपको 20,000 का चेक दिया, ठीक है, और इसका पेमेंट आना 10 दिन बाद, आउट स्टेशन चेक था 10 डे में, ने क्या करा, कस्टमर का अकाउंट इमीडिएटली क्या कर दिया, क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो क्रेडिट कर दिया, लेकिन आपने उससे कोई सिक्योरिटी में कोई चीज नहीं ली, उससे कोई भी चीज सिक्योरिटी में नहीं ली, तो इसी को क्या बोलते हैं, क्लीन, बोलो भाई, क्लीन क्रेडिट फैसिलिटी। हाँ, क्लीन क्रेडिट फैसिलिटी। वो आपसे कुछ सिक्योरिटी नहीं लेता है। तो ऐसी चीजें, आपका ड्राफ्ट आया उसको परचेज कर लिया, कोई थर्ड पार्टी के चेक परचेज कर लिए, टीटी परचेज फैसिलिटी, ये फैसिलिटी में क्या होता है, बेसिकली बैंक अपना फंड इन्वॉल्व कर देता है, लेकिन पार्टी जो बैंक के पास जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका पेमेंट कुछ दिनों के बाद मिलना होता है। नो एडवांस शुड बी अलाउड टू बोरोवर falling under the category against the collateral security like life policy, shares, stock, real estate and fixed deposit। तो ऐसी पॉलिसी के अगेंस्ट में कोई भी अगर लोन हो रहा तो उसमें क्या है, मना किया हुआ, नो एडवांस शुड बी अलाउड टू बोरोवर्स फॉलिंग अंडर दिस कैटेगरी अगेंस्ट कोलेटरल सिक्योरिटी लाइक। इस कैटेगरी के अंदर कोई भी अगर सिक्योरिटी दे रहा है तो कौन सा एडवांस नहीं करना है उसे, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल वाला नहीं करना है। उसे कौन सा एडवांस करेंगे आप, जो नॉर्मल एडवांस होता है। ठीक है। बैंक शैल नॉट एडवांस अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ एनी ऑफ द फूड ग्रेन्स वेयर ए बैन ऑन ट्रेडिंग। कोई ऐसा सामान जिसपे बैन किया हुआ है, जिसके फूड ग्रेन पे ट्रेडिंग पे, जैसे अफीम होता है ना, अफीम वगैरह पे क्या होता है, उसकी ट्रेडिंग क्या होती है, बैन होती है, लेकिन लोग खेती उसकी अभी भी इंडिया में क्या करते हैं, करते हैं। ठीक है। किसी को मालूम है आप आसपास कहीं होती है इसकी खेती, पहाड़ों में अभी भी होती है। ठीक है। इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सेप्ट टू होलसेल है, सब कुछ जगह लाइसेंस लेते हैं, उसके बाद होती है कई जगह। इनकी खेती चित्तौड़गढ़ में इस साइड में होती है, चित्तौड़गढ़ एमपी है। हाँ, तो नीमच जहाँ वगैरह में पे होती है। गवर्नमेंट ने, हाँ, हाँ गवर्नमेंट सर, ने लाइसेंस अगर दिया होगा तो हाँ करते होंगे ना। लाइसेंस, ठीक जी है। सर लाइसेंस। who are authorized by the state government to deal with the that food grain to processing unit। तो कुछ जिसके लिए परमिशन है उसके लिए कर सकते हैं। ठीक है। वेयर हाउस रिसीट, वेयर हाउस रिसीट क्या होती है, जब आप कहीं पे इनमें गोडाउन में अपना वो रखते हैं ना, अपना सामान जो अनाज है कुछ भी रखते हैं, तो वो गोडाउन वाला आपको एक रिसीट देता है कि भैया इसका इतना गेहूं हमारे पास रखा हुआ है, तो उसी को आप एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है। No bank shall issue either to the court or to government or any person a guarantee on behalf of
on account of any importer guaranteeing payment for custom duty or import duty or other levies payable to in respect of the import of essential commodity without taking the security। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि आप ऐसे मामलों में कोई भी गारंटी नहीं देंगे जब तक आप प्रॉपर उसके अगेंस्ट क्या नहीं लेते हैं, कैश मार्जिन। क्या लेते हैं? कैश मार्जिन टू एटलीस्ट 1/2 ऑफ द अमाउंट पेबल अंडर द गारंटी। मीन्स अगर आप 50 लाख की गारंटी दे रहे हैं तो आपको कितना मार्जिन चाहिए? 50 लाख की सिक्योरिटी आपको लेनी है। 50%। तो फोन कर लेना। Where borrower constituents are sanctioned composite advance। कोई ये बताएगा कंपोजिट एडवांस क्या होता है? यहाँ बोल रहा है कि ऐसा एडवांस जिसमें अंडर, उसने कहा अगेंस्ट कमोडिटीज फॉलिंग अंडर सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल एंड अदर कमोडिटीज द क्रेडिट लिमिट अगेंस्ट ईच कमोडिटी शुड बी से, मतलब 2 आइटमों के लिए मिल के कर रहा है एडवांस हो। जैसे वो शुगर और वीट के लिए कर रहा है तो उससे क्या करना पड़ेगा, दोनों के लिए लिमिट सेग्रीगेट करके बतानी पड़ेगी बिल्कुल क्लियरली लिमिट, किसके लिए इतनी, इसके लिए। द फॉलोइंग प्रोसीजर शुड बी फॉलोड बाय द ब्रांच इन रेस्पेक्ट इन वेरी, क्या करना, लिमिट शुड बी सेग्रीगेटेड एंड द प्रोविजन ऑफ रिलेटिव डायरेक्टिव एज रिगार्ड मार्जिन और लेवल। तो वो जो भी डायरेक्शन दी है उसके अकॉर्डिंग काम करना है, सेग्रीगेटेड लिमिट बनानी है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट सच सेग्रीगेशन लिमिट बैंक शुड इन कंसल्टेशन विद द बोरोवर फिक्स अप सब लिमिट अलाउइंग द ड्रॉइंग। मीन्स उनके लिए अलग अलग लिमिट बनानी है। RBI हैज पॉइंटेड आउट फॉलोइंग कॉमन, कुछ कॉमन इरेगुलरिटीज जब आप सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल वाले लोन्स करते हो तो मिलती है। तो क्या बोला पहला, सेवरल ब्रांच मैनेजर एंड अदर ऑफिशियल हैड नॉट स्टडीड द डायरेक्टिव ऑफ द RBI के सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल की गाइडलाइंस नहीं पढ़ी है और ना ही उनसे फॉर्मलाइज्ड है। द रिक्वायर्ड मार्जिन मेंटेन नहीं किया हुआ। देयर वाज नो सिस्टम टू इंश्योर द लेवल ऑफ क्रेडिट वाज विद इन द परमिशन, कि परमिसिबल लिमिट क्या है उसके लिए कोई इंश्योर नहीं किया। जैसे अभी बात हो रही थी कि SBI ने क्या करा है, उससे ज़्यादा का एडवांस कर दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है लोअर चार्ज किए हुए, जैसा कि RBI ने बोला हुआ। एडवांस हैड बीन ग्रांटेड अगेंस्ट कंपोजिट सिक्योरिटीज विच इंक्लूडेड कमोडिटीज कवर्ड बाई SEC विदाउट सेग्रीगेट। तो विदाउट सेग्रीगेटिंग लिमिट के कंपोजिट सिक्योरिटी में आपको लिमिट क्या करनी है, सेग्रीगेट करनी है। क्लीन बिल लिमिट had been granted to parties dealing in सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल वाले मामले। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के अगेंस्ट जब भी आप किसी कमोडिटी में फाइनेंस करेंगे तो क्लीन बिल से नहीं करेंगे, आपको सिक्योरिटी लेनी है। प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिट ऑफ द बोरोवर अगेंस्ट कमोडिटी वो मेंटेन नहीं कर रहे थे। एट सर्टेन सेंटर सम ऑफ द पार्टी वर फाउंड टू बी इंजॉइंग क्रेडिट फैसिलिटी अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ कमोडिटीज कवर्ड। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के जो भी गुड्स होते हैं उसको एज ए सिक्योरिटी रख के आपको एडवांस नहीं देना है, ठीक है। सर्टेन बैंक्स हैड परमिटेड यूटिलाइजेशन ऑफ एडवांस फॉर क्रिएटिंग फिक्स्ड डिपॉजिट। तो क्या करते हैं, अब बैंक से लोन ले रहे हैं और लोन लेने के बाद क्या बना दे रहे हैं, उस पैसों की FD बना रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक अंडर हाइपोथिकेशन were not received regularly. Separate account as required by the directive had not been maintained in respect of the advance against the byproduct of oil such as, मतलब एक तो segregated account की बात बोला, दूसरा सब अकाउंट मेंटेन करने। एडवांसेस अगेंस्ट वेयरहाउस रिसीट, तो वेयरहाउस रिसीट के अगेंस्ट एडवांस होता है, मींस वो इस बात का प्रूफ होती है
कि उतना जो रसीद में लिखा हुआ है उतना जो है प्रोड्यूस या अनाज या जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो कहाँ रखा हुआ, गोडाउन में रखा हुआ। तो इसके लिए क्या है, आपको वो रिसीट, वेयर हाउस रिसीट इश्यूड बाय द प्राइवेट एजेंसी या गवर्नमेंट में करते हैं, लेकिन प्राइवेट वालों में भी कहता है मेंटेनिंग सच वेयर हाउस शुड नॉट बी एक्सेप्टेड अनलेस सच प्राइवेट एजेंसीज हैव बीन अप्रूव्ड। मीन्स आपके हेड ऑफिस से अगर वो गोडाउन अप्रूव्ड है या गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है तभी उसके अगेंस्ट में फाइनेंस आपको करना है। द मार्जिन टू बी मेंटेन, जो भी मार्जिन है वो मेंटेन करना है। और रिसीट कवरिंग स्टोरेज ऑफ गुड्स सब्जेक्ट टू सेलेक्टिव कंट्रोल शुड बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द राइट। अगर वो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल की गुड्स है तो आरबीआई के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग करना है। और यूजुअल डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट टू प्लेज ऑफ प्लेज शुड बी obtained where advance are made against warehouse receipt it must be seen। क्या क्या है कि उसके अगेंस्ट में कोई पहला एडवांस तो नहीं दिया गया है। इन विच स्टॉक फूड ग्रेन्स लॉज इन वेयर आर, अच्छा वेयर हाउस में जो सामान रखा हुआ आर मार्क्ड एज ग्रेड 2, 3, 4। तो उसने बोला हुआ है 2, 3, 4 ग्रेड के भी सामान पर आपको एडवांस नहीं करना। ओनली सच स्टॉक विच हैव बीन ग्रेड 1 सामान के अगेंस्ट ही करना है, ठीक है। और इसमें बता दिया है कि जो ग्रेड 1 है वो कैसी क्वालिटी है, गुड क्वालिटी, और बाकी ये है पुअर क्वालिटी। वेयर हाउस रिसीट आर रिसेंट डेट्स की होनी चाहिए। और to avoid advances being made on against stock, the stock which have been lying in warehouse long period should not be। अगर बहुत पुराना है तो नहीं करना उसके लिए, ठीक है। और वो बोरोवर के नेम पे रसीद इश्यू होनी चाहिए। where no advance is made against not negotiable warehouse receipt, a warehouse receipt may be negotiable or not negotiable। तो वो कह रहा है कि जो रसीद का होता है उसका करेक्टर नेगोशिएबल भी हो सकता है और कैसा हो सकता है, नॉट नेगोशिएबल। नॉन तो नेगोशिएबल, वो कह रहा है कि नॉन नेगोशिएबल वाले पर आपको एडवांस नहीं करना है, ठीक है। द गुड्स कवर्स नॉन नेगोशिएबल वेयर हाउसेस मे बी ट्रांसफर्ड बाय द, और क्योंकि वो नॉन नेगोशिएबल वाला वो सामान किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है। वेयर हाउस रिसीट अगेंस्ट विच एडवांस इज टू बी मेड should be got endorsed by the borrower। तो endorse होना चाहिए, ठीक। ये storage order in should be got completed from the borrower for the stock represented by the storage order जो है वो पूरा होना चाहिए जो borrower complete करता है। A letter of address to warehouse corporation by borrower by notifying corporation the pledge। तो जब भी आप वहां से उसके गुड्स में आप वो करेंगे, फाइनेंस करेंगे, तो वो वेयर हाउस की जो अथॉरिटी है उनको एक लेटर देगा कि मेरा सामान आप बैंक के नाम में, बैंक के फेवर में प्लेज कर दीजिए। नोटिस भेजना है वेयर हाउस को। ब्रांच शुड देन सर्व अ नोटिस ऑन द वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन इंटीमेटिंग देम ऑफ ए प्लेज ऑफ वेयर हाउसिंग रिसीट टू द बैंक एंड द बैंक लियर ऑफ स्टॉक, ठीक है। वेयर हाउस में कोई भी सामान होगा तो उसको आप पहले इंस्पेक्ट जरूर कर लेना। Some of the state warehouse corporation issue the depositor sealed transparent plastic sample bag for each commodity deposited। तो वो क्या करें कि वो उस सामान का एक सैंपल बैग भी देते हैं। मान लिया आपका इतना बड़ा बड़ा पैकेट रखा हुआ तो उसमें से थोड़ा सा निकाल के एक छोटा सा पैकेट बना के, इसका भी छोटा सा पैकेट, जिससे आपको पता रहे कि जो गुड्स रखी हैं वो इस सैंपल की रखी हैं, उससे आप उसकी वैल्यू को एसरटेन कर पाए। इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस की जब बात आती है, ब्रांच शुड इंश्योर द स्टॉक आर इंश्योर्ड बाय द वेयर हाउस फॉर फुल कॉस्ट प्राइस। मीन्स उसमें वही वाली एवरेज क्लॉज ना आ जाए। अगर वहां पे 500 बैग्स रखे हुए हैं और आपके 200 है तो आपको इंश्योरेंस कितने का लेना है, वेयर हाउस वालों से 500 का पूरा लेना है, ठीक है। स्टॉक रजिस्टर,
प्रोड्यूस एंड कमोडिटीज लेजर इन द यूजुअल मैनर, जब भी बैंक मांगेगा तो देना है। ड्राइंग पावर हमेशा जो रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग बनानी है आपको। द ब्रांच शुड सप्लाई द वेयर हाउस मैन अगेंस्ट हिज एक्नॉलेजमेंट द स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ द मैनेजर। तो वहां पर जब वेयर हाउस मैन जो भी है उसको आपने अपने सैंपल जो स्पेसिमेन सिग्नेचर है वो देने, जिससे कि जब आपके सिग्नेचर आए तभी वो गुड्स को निकाले, नहीं तो नहीं निकाले। और अगर कोई चेंज होता है तो वो आप उसको इन्फॉर्म करेंगे। A record of warehouse receipt should be kept in register of warehouse receipt. Warehouse receipt must be kept under joint. Delivery की बात आ रही है। Where a borrower want to take delivery or part of a stock represented by the warehouse receipt against payment, a letter requesting तो जब भी डिलीवरी होगी तो बैंक की तरफ से एक रिक्वेस्ट जाएगा कि भैया इतनी डिलीवरी आप कर दीजिए, नहीं तो नहीं करनी है। On the basis of such letter, a special delivery order should be prepared for the stock to be delivered. The borrower's acknowledgement obtained. जब भी डिलीवर करेगा तो borrower से क्या लेगा, एक सिग्नेचर ले लेगा कि हाँ इतना सामान इसमें से निकाल लिया गया। An intimation of the fact should also be sent to the warehouse to enable the borrower to obtain delivery of this. तो वहां पर ये कह रहा है कि वेयर हाउस वालों को एक इंटीमेशन भी देनी है कि भैया ये लेने आ रहा है, इसको दे दो, नहीं तो वो देंगे नहीं। इंस्पेक्शन आपको करना, फर्स्ट इंस्पेक्शन कवर्ड बाय वेयर हाउस रिसीट, ब्रांच शुड आल्सो अरेंज फॉर पीरियडिक इंस्पेक्शन करना है। कुछ ये लोन्स हैं उनके प्रोसेस में कॉमन प्रोसीजर है कि कैसे करना है। जैसे गोल्ड लोन की बात करें तो गोल्ड लोन क्या है, नॉट कवर लोन्स टू ज्वेलर मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर। इन लोगों को जो गोल्ड लोन दिया जाता है या इसके अगेंस्ट में लोन दिया जाता है तो उसको गोल्ड लोन नहीं बोलते। ये जो है इंडिविजुअल्स को होता है और फार्मर्स को या बिजनेसमैन को पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। बैंक आर प्रोहिबिटेड बुलियंस या प्राइमरी गोल्ड, जिसको रॉ गोल्ड बोलते हैं, उसके अगेंस्ट में फाइनेंस करना मना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, अगर वो कॉइन के अगेंस्ट करता है तो 50 ग्राम पर कस्टमर से ज्यादा नहीं कर सकता। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, प्रमोशन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। 50 ग्राम से ज्यादा का यानी 5 तोले से ज्यादा कॉइन को आप फाइनेंस नहीं कर सकते, ठीक है। और नॉर्मली गोल्ड ऑर्नामेंट के अगेंस्ट फाइनेंस किया जाता है, बुलियंस के अगेंस्ट, बिस्किट के अगेंस्ट नहीं किया जाता। While granting advance against the gold coin, bank must store without fail that use of the fund for approved non-speculative purpose, means उसका एक ऐसा यूज होना चाहिए उस पैसे का जो अप्रूव्ड हो और किसी स्पेकुलेटिव पर्पज नहीं। ओनरशिप ऑफ द ऑर्नामेंट कैसे फिक्स करेंगे, तो वहां पर आप क्या लेंगे, जहां से उसने खरीदा होगा वहां का पेपर ले सकते हैं, ठीक है। Branch should obtain declaration from the borrower that the ornament are his own property and that he has full right to pledge the bank. Taking ornament or pledge, release thereof the party concerned after repayment of the bank due should be done strictly in the authorized official room. मतलब बाहर नहीं करनी। Valuation of gold ornament किससे कराएंगे, बताओ वैल्यूएशन किससे कराएंगे? अप्रेजर, अप्रेजर से। हाँ, the bank should send an ornament to the appraiser in locked box, one key which should be kept with the appraiser and the other with the bank. The bank should be sent through a responsible member of the, ये तो नॉर्मल बात है, ठीक है। After the valuation per gram keeps changing as a result of the market fluctuation, the branch should refer to the rates circulated by controlling officer in order to standardize the valuation and make it more transparent to the borrower. RBI has advised that gold jewelry accepted security will be valued at the closing price of the 22 carat
प्रिसीडिंग 30 डे, ठीक है। और एक ये इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड है, ठीक है। वो जो प्राइस करती है उसके अकॉर्डिंग, जो 22 कैरेट के प्राइस होते हैं उसके अकॉर्डिंग, पिछले 30 डे के प्राइसेस के अकॉर्डिंग वो प्राइस सेट करती है। इन अदर वर्ड, ज्वेलर ऑफ लोअर प्योरिटी ऑफ गोल्ड शुड बी वैल्यूड, और अगर वो उससे सस्ता दे रहा है, मतलब उससे लोअर क्वालिटी का है, तो वहां पर आपको प्रोपोर्शनेटली उसकी वैल्यू कम कर देनी। हॉलमार्क ज्वेलरी को थोड़ा प्रेफरेंस देनी है। पर्पस ऑफ लोन कैन बी गिवन बोथ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। इसमें क्वेश्चन आता है, अगर किसी ने एग्रीकल्चर पर्पज के लिए लोन लिया है तो वो लोन किस सेगमेंट में डिफाइन होता है? एग्रीकल्चर। लोन टू वैल्यू में कह रहे हैं कि 75% से ज़्यादा एक्सीड मीन्स, अगर आप 50,000 का गोल्ड है तो आप उसमें 75% यानी 37.5 लाख से ज़्यादा, 1000 से ज़्यादा का लोन नहीं दे सकते, ठीक है। 75 एलटीवी रेशियो। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन, तो कॉइन के लिए तो 50 ग्राम है, और ऑर्नामेंट के लिए जो भी आपके बोर्ड की अप्रूव्ड लिमिट है उसके अकॉर्डिंग। जो भी सिक्योरिटी आप ले रहे हैं ऑर्नामेंट की, उसको डिटेल आप रखेंगे। कस्टडी जॉइंट कस्टडी में रखा जाएगा, एक बैग में रखा जाएगा कपड़े के, और उसमें एक टैग लगाया जाएगा। रिपेमेंट, रिपेमेंट के लिए बोला हुआ शुड नॉट बी एक्सीड टू द 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सैंक्शन, ठीक है। तो टेनोर ऑफ द लोन एक्सटेंड अगेंस्ट द प्लेज ऑफ गोल्ड ओनर अदर देन द एग्रीकल्चर पर्पज where both interest principal are due for payment at the maturity of। इस लाइन को जरा दोबारा देखिए। टेनोर ऑफ द लोन्स एक्सटेंडेड अगेंस्ट द प्लेज ऑफ गोल्ड एंड ज्वेलरी अदर देन द एग्रीकल्चर पर्पज where both interest and principal are due for payment at the maturity of the loan should not exceed from the date of sanction। इसमें कह रहा है कि जो भी गोल्ड लोन देंगे आप, वो किससे ज्यादा नहीं हो इस समय, गोल्ड लोन का समय। आपने किसी ने लिया है गोल्ड लोन? लेकिन तो ये एग्रीकल्चर वही है। सैंक्शन डेट से ये इसमें ऐसा तो नहीं है कि 12 महीने का लोन, गोल्ड लोन तो 36 मंथ का भी मिलता है। हाँ सर, वो तो देते ही हैं, 3 साल तक का भी देते ही हैं। 3 साल तक का भी देते हैं ना। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में कहीं कॉमा छूट रहा है। या तो ये कहना चाह रहे हैं कि एग्रीकल्चर पर्पज का 12 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसका रीजन है भाई, उसने एग्रीकल्चर पर्पज से लिया है तो उसको जैसी फसल उसकी सेल होगी तो उसे पैसा जमा करना है ना। तो ये जो 12 मंथ का क्लॉज है वो किसके लिए है? तो अदर के लिए नहीं, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए। अदर देन एग्री दिया है सर। कहाँ? अरे ये सेंटेंस में यही तो कह रहा हूँ, कहीं कॉमा छूट गया है। ये कहता है अदर देन फॉर एग्रीकल्चर पर्पज वेयर बोथ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल आर ड्यू फॉर पेमेंट एंड मैच्योरिटी ऑफ द लोन शुड नॉट एक्सीड 12 मंथ। सर मेरे ख्याल से इसमें ये बोल रहा है ना कि 12 मंथ के लिए दे सकते हैं, 12 मंथ के बाद वो इंटरेस्ट पे करके लोन को रिन्यू कर सकता है। एक साथ 3 साल के लिए शायद नहीं दे सकते हैं। नहीं, 12 इसमें 12 मंथ के लिए अगर देंगे तो फिर वो पुराना बंद करके नया देना पड़ता है। हाँ, पुराना बंद करके नया देना पड़ता है। कहने का मतलब इंटरेस्ट पे करके कोलेटरल हमारे पास ही रहेगा, बस उसको नए लोन में कन्वर्ट कर देंगे। Where both interest and principal are due for payment at maturity of the loan। एग्री वाले में तो किसी किसी केस में सर 6-6 महीने के लिए भी देते हैं। 6 वो महीने तो 3 महीने क्रॉप पे पैटर्न पे रहेगा ना। तो वैसे नॉन एग्री में भी सर 12 मंथ ही होता है। अच्छा,
नॉन एग्री में वैसे 12 मंथ होता है, लेकिन 36 मंथ्स के लिए भी आया है कि 36 मंथ्स के लिए भी दे सकते हैं वो। नहीं, मैंने देखा है वो टेन्योर बना देते देंगे हुए, 36 मंथ्स का। स्टाफ वालों को देते हैं वो। क्योंकि हमारा भी जो आया ना सर, गोल्ड लोन के जो रेट्स होते हैं ना, वो 12 मंथ से ऊपर के तो सर्कुलर में होते ही नहीं है, खाली 12 मंथ ही देता है बस। ऐसा नहीं होता कोई रेट जो 36 मंथ का अलग से कोई रेट हो। रेट चार्ट जो आता है वो 12 महीने का ही आता है। हो सकता है बैंक टू बैंक डिफर हो, मेरे वहां तो 36 मंथ्स का भी है। देखो, अदर देन फॉर एग्रीकल्चर पर्पज वेयर बोथ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल आर ड्यू फॉर पेमेंट एट maturity of the loan should not exceed 12 months from the date of the sanction। थोड़ी सी एम्बिग्यूटी लग रही है इसमें, मैं मतलब क्लियर नहीं हो पा रहा इस बात पे। ये सर कह रहा है ना, द टेनर ऑफ द लोन्स एक्सटेंडेड अगेंस्ट प्लेज ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरी अदर देन फॉर एग्री पर्पजेज। वो द तो कह टेनर तो ऑफ रहा द है, लेकिन लोन्स एक्सटेंडेड अगेंस्ट प्लेज ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरी, ये जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स के अगेंस्ट लोन दे रहे हैं वो एग्री पर्पज के अलावा बाकी का 12 मंथ्स के लिए दे सकते हैं, यही तो कह रहा है। जो दोनों बात Other किए जा सकते सर हैं, ये जाहिर सी बात है। चलो देख लीजिएगा। सर ये चलो, राइट सर ये राइट है, क्योंकि अभी सर हमारे साथ में एक फ्रेंड ने लिया है सर, उसको हर साल उसको रिन्यू कराना पड़ता है 12 मंथ में सर। कौन सा बैंक है आपके आपका? कोऑपरेटिव बैंक में है सर? नहीं मेरा सर नहीं, वो गुजरात में कोऑपरेटिव बैंक है कोई सर, अच्छा, हर साल उसको रिन्यू कराना पड़ता है। उसमें हर साल, बिल्कुल सर, हर साल रिन्यू कराना पड़ता है, उनको पूरा पेमेंट करना पड़ता है, फिर रिन्यू कर देते हैं कुछ साल के लिए सर दोबारा से। इसमें रिन्यू का यही कॉन्सेप्ट होता है ना कि पुराना लोन बंद कर देंगे, गोल्ड का वो जो प्लेज है वो अपने पास रखेंगे, नया लोन अकाउंट करके फिर दोबारा दे देंगे। तो इस वो लोन केस ही तो होता है, रिन्यूअल क्या है वो केस तो एक मतलब ठीक हो गया कि रिन्यूअल कर दें, तो 12 मंथ मान लेते हैं इसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रिटर्न ऑफ ऑर्नामेंट, इसमें क्या होता है कि जो भी ऑर्नामेंट होते हैं रिटर्न किए जाते हैं, और उसमें एक टोकन लिया जाता है कि उसने वो ऑर्नामेंट रिसीव कर लिए हैं, मतलब एक सर्टिफिकेट लिया जाता है। आमतौर पर वो जो आपका गोल्ड लोन का रजिस्टर वहाँ चिपकाते हैं, लेकिन अब तो ऑनलाइन हो गया है, तो वो कहीं पे उसकी फाइल में रख लेते हैं, ठीक है। डिलीवरी ऑफ थर्ड पार्टी, कई बार क्या होता है कि वो नहीं आता, किसी और को भी डिलीवरी की बात आती है, तो उसमें क्या है, आप दे सकते हैं, लेकिन लेटर ऑफ अथॉरिटी चाहिए, और द रिसीप्ट ऑफ द थर्ड पार्टी शुड बी ऑब्टेन ऑन द लेटर ऑफ अथॉरिटी एज वेल एज द गोल्ड लोन लेजर। देखो, डिफॉल्ट करेगा तो बिल्कुल वही केस है जैसा एनपीए और हुआ था। इंश्योरेंस की बात आती है, द ज्वेल्स प्लेस्ड टू द बैंक शुड बी इंश्योर्ड फॉर द अप्रेजल वैल्यू अगेंस्ट द रिस्क ऑफ बर्ग। किसके अगेंस्ट में करना है? बर्गलरी के अगेंस्ट में इंश्योरेंस करना है, और फायर के अगेंस्ट में इंश्योरेंस नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, को बता सकते हैं? फायर के अगेंस्ट में नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि उसको बैंक जो है कहाँ रखता है? फायर प्रूफ स्ट्रॉन्ग रूम में करता है, ठीक है। उसके लिए तो ऑलरेडी ब्लैंकेट इंश्योरेंस पॉलिसी है, ऐसा दिया है इसमें। बैंक में टेक ब्लैंकेट इंश्योरेंस पॉलिसी कवरिंग कैश, मतलब उसमें कई सारी चीजें लपेट ली ना उसने। उसने कहा कि इस स्ट्रॉन्ग रूम में 5 करोड़ तक की जो भी सामान होगा उसको हम इंश्योर कराते हैं। वेरिफिकेशन, सरप्राइज वेरिफिकेशन करना। एजुकेशन लोन की बात आ रही है यहाँ पर। तो एजुकेशन लोन में एक तो यह है कि सर्विस एरिया नॉर्म्स है कि ब्रांच शुड नॉट रिजेक्ट एनी एजुकेशन लोन फॉर रीजन ऑफ द रेजिडेंस ऑफ द बोरोवर। वो कहीं पर भी होता है, आपने देखा होगा कि जो इंस्टीट्यूट के आसपास की ब्रांचें होती हैं वो भी लोन फाइनेंस करती हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी में आपका इंडिया की स्टडी में है, स्कूल एजुकेशन है, +2 स्टेज पर भी है, बीए बीएससी मास्टर इंजीनियरिंग, लगभग सभी कोर्स इसमें जो है कवर्ड होते हैं, ठीक है।
कौन कौन से खर्चे उसको फाइनेंस किए सकते हैं? फीस, लाइब्रेरी वगैरह की फीस, बुक, इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट, यूनिफॉर्म यानी कंप्यूटर वगैरह, ठीक है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, और कभी कभी स्टडी अब्रॉड के लिए उसको पैसा देना पड़ता है, तो कॉस्ट एंड डिपॉजिट और जो भी रिफंडेबल है उसके लिए फाइनेंस होता है। एनी अदर एक्सपेंसेस। और एजुकेशन लोन में 3-4 चीजें हैं। एक तो 4 लाख तक कितना मार्जिन होता है? नील, ठीक है। और 4 से ऊपर नो मार्जिन फॉर 4 है। 4 से लेकर ऊपर कितना है? 5% इंडिया के लिए और 15% अब्रॉड के लिए। और मार्जिन जो लिया जाएगा ईयर टू ईयर, मतलब जैसे इस साल की 2 लाख की फीस है तो उस 2 लाख के फीस का मार्जिन लेके पेमेंट करेंगे आप। सिक्योरिटी में कोई कोलेटरल सिक्योरिटी ले सकते हैं आप, लैंड बिल्डिंग वगैरह, लेकिन वो 4 लाख पे नहीं है। 4 लाख पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। कितने से ऊपर आपको लेनी है सिक्योरिटी? 4 लाख से ऊपर पे लेनी है। और अगर 7.5 लाख से ऊपर का लोन है तो कौन सी सिक्योरिटी लेनी है? कोलेटरल वाली, ठीक है। अदरवाइज को ऑब्लिगेशन या गारंटी से भी काम चल जाता है। डॉक्यूमेंटेशन, सैंक्शन, सब नॉर्मल चीजें। रिपेमेंट में देख लीजिए, कोर्स जब पूरा हो +1 ईयर या 6 मंथ आफ्टर गेटिंग जॉब। 5 to 7 ईयर। कोई बताएगा आपके वहां कितने मंथ तक का रिपेमेंट प्रोग्राम है इसका? 7 ईयर तक का तो है सर एजुकेशन लोन में। 15 ईयर 15 तक है। साल तक 15 साल तक। 15 साल तक है, ठीक है। और अगर वो इंटरेस्ट पेमेंट करता है तो 1 से 2% का इंटरेस्ट का रिबेट उसे मिल जाता है। फॉलो अप है, प्रोसेसिंग चार्ज है, कोई भी नहीं है इसमें। No dues certificate should not be insisted upon the precondition of the considering education loan. No dues नहीं मांगना उससे, क्योंकि ये और लोनों से अलग होता है। और एजुकेशन लोन में एक चीज और सुनिएगा, EMI NMI रेशियो भी नहीं देखा जाता है। होम लोन की बात करें अगर, तो होम लोन में वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी, एलिजिबिलिटी में सिंपल है, कोई भी 18+ का होगा तो उसको हम लोन दे सकते हैं। किस किस काम के लिए? परचेज के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, और लैंड प्लस कंस्ट्रक्शन के लिए भी हम होम लोन देते हैं। सेकंड हाउस के लिए एक आदमी को कितने हाउसिंग पे लोन दिया जा सकता है? ये बैंकों ने अपनी अपनी पॉलिसी बना रखी है, RBI ने इस बारे में कुछ भी नहीं बोला हुआ। ये आ गया बहुत इंपॉर्टेंट। ये मैंने आपको आज ही शायद भेजा था, किसी ने देखा था कि अप टू 30 लाख तक 90% तक फंडिंग हो सकती है, 30 से 75 तक 80%। अब ये 2 क्राइटेरिया, ये 75 वाला हटा दिया, 2 ही क्राइटेरिया। आज बात देखिए, आप व्हाट्सएप में भेजा हुआ मैंने, देखा था किसी ने? कब चेंज हुआ है सर क्राइटेरिया वाला, कब चेंज हुआ है? ये मैंने ग्रुप में आज भेजा, वो लेटेस्ट भेजा जो आपको भेजा आज। नहीं, अगर रिसेंट चेंज हुआ है सर तो अभी तो GIB 30 जून तक का ही ले नहीं, रहा है रिसेंट नहीं है, वो 2020 में चेंज हुआ है, ये बुक आने के बाद चेंज हुआ है, ना। ठीक है। अच्छा। होम लोन में जो कंस्ट्रक्शन का डिसबर्समेंट होता है वो फेजेस में दिखाते हैं, ठीक है, कि इतना प्रिंट, जैसे हाउस बनता है पहले नींव पड़ती है,
फिर लिंटर पड़ता है, फिर फर्निशिंग होती है, तो 3 या 4 उसमें मिलाते हैं। फोरक्लोजर चार्जेज अब जो है उसमें नहीं है। व्हीकल लोन की बात करेंगे तो कार और यूज्ड कार, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल, सेमी यूटिलिटी व्हीकल या टू व्हीलर, इन सब के लिए होता है। और ये जो लोग ट्रेड, कॉमर्स और प्रोफेशनल होते हैं, प्रोप्राइटरी फर्म, सभी लोगों को इंडिविजुअली, जॉइंटली सबको दिया जाता है। जब किसी को जॉइंटली कार लोन दिया जाता है तो किसके नाम रजिस्टर्ड होती है कार? बोलो, बैंक के नाम से। दोनों के नाम? बोलिए। एप्लीकेंट के नाम क्यों होगी सर? कभी भी नहीं कार है जो है भैया दो सर। लोगों के नाम नहीं होती है। फर्स्ट एप्लीकेंट के नाम ही होगी। हाँ, फर्स्ट के नाम होती है। जिसकी इनकम होगी वो उसके नाम पर होगी। नहीं, कई बार क्या होता है कि वाइफ की इनकम है, हस्बैंड की नहीं है, ठीक है, और वो हस्बैंड के नाम रजिस्टर कराती है क्योंकि वो उसको नहीं चलाती है, मान लिया। कार एक ऐसी चीज है, वो दोनों में से किसी के नाम भी रजिस्टर्ड हो सकती है। ये 4 मंथ है, बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। एलटीवी रेशियो भी जो है, कई बार क्या होता है, कुछ लोग, कुछ बैंक कितना फाइनेंस कर रहे हैं, 100%। फिक्स रेट, फ्लोटिंग रेट हो सकते हैं। पैनल इंटरेस्ट में भी बैंक का अपना अपना वो है। और बैंकों को जो आरसी होती है उसमें अपने बैंक का नाम हाइपोथिकेशन के रूप में देखना होता है। चार्जेस जो है अपने अलग अलग होते हैं। हाँ, जो डिसबर्समेंट होगा वो सप्लायर को डायरेक्ट पेमेंट करके किया जाएगा या उसका ड्राफ्ट बनाया जाएगा। सिविल डिस्क्लोजर, बैंक की अपनी पॉलिसी है। डिस्पोजल, कार लोन का डिस्पोजल कितनी देर में होता है? कोई कोई बैंक कार लोन कितनी देर में कर देते हैं? 2 आवर्स में कर देते हैं। ठीक है, ये टॉपिक भी हमने कंप्लीट कर लिया है ना? कुछ भी चीज़ें आएंगी तो गलत नहीं होनी चाहिए आपकी। और जनरल जो आपकी बैंकिंग में आप काम करते हैं वहाँ पर भी आपको ये हेल्प कर सकता है। ठीक है। अच्छा, अभी इसमें जो हम ग्रेड पढ़ रहे थे तो 1 2 3 4 था, तो इन्होंने बोला हुआ है कि ओनली 4 में ग्रेड पुअर है और ग्रेड में एएलजी दे रखा है। देखो तो कौन से वाले में था वो ग्रेड वाला, बोलो। ग्रेड 1 गुड था और नहीं, कौन से लोन में था? वो काफी ऊपर था सर लेकिन है किसमें था? इसमें तो ध्यान नहीं लेकिन और ऊपर था। वेयर हाउस वाला था ना, जो स्टॉक वाला, उसमें था। 18.5 में है सर, when advances are made against warehouse receipts it must हाँ। be seen that no advance और is वो made against warehouse receipts, यही वाला है, in which stocks of food grains lodged in the warehouse are marked as grade 2 3 and 4। 18.5 का ए है। तो देखो YouTube वालों देख रहे थे, उन्होंने बताया, तो कह रहा क्वालिटी वेयर एज ग्रेड 2nd 3rd 4 आर रिप्रेजेंट कौन सा? फेयर, एवरेज एंड पुअर। मींस ये है फेयर,
ये है एवरेज और ये है पुअर और 1 है गुड। ठीक है, थैंक यू जिन्होंने बताया। फेयर, उनका नाम भी तो बोलना पड़ेगा मुझे। शर्मा प्रोफाइल मिंटू, मिंटू जी हैं, क्लास में आते रहते हैं, है ना। ठीक है, चलो कल फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं हम लोग, हैं। आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं, सुबह पढ़ाई कर सकते हैं। अगर जल्दी सो जाते हैं तो सुबह जल्दी सोने की आदत नहीं है, देर से उठने की आदत है, तो रात में 2-3 बजे तक थोड़ा सा कुछ ना कुछ कर लीजिए। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।